हिस्ट्री अपना पॉलिटिकल साइंस और दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट रहा है। जी सर। बाद में आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। सर मैंने इतिहास में एमए किया है। इतिहास में एमए किया है, ओके। जी। तो ये बताएं, दर्शन भी आपका सब्जेक्ट रहा है ना? जी सर। दर्शन, इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में बेसिक अंतर क्या है? सर जो इंडियन फिलॉसफी है उसका जो मुख्य आधार प्रत्यय को माना गया, यानी आध्यात्मिकता को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें आध्यात्मिकता और प्रत्ययवाद दोनों का ही मिक्सअप है। मूल अंतर सर ये है। दर्शन, धर्म और विज्ञान, इन तीनों में क्या फर्क है? सर जो धर्म है वो आस्था का विषय है, और दर्शन है वह जो आस्था उसको तार्किक आधार पर तर्क संगत बना दिया जाता है, तो वो दर्शन है। और विज्ञान है वो सिद्धांतों और सिद्धांतों का जो समूह है। इन तीनों में कोई संबंध भी है आपस में? जी सर। सर दर्शन में भी तर्क का उपयोग होता है, विवेचना होती है, तो उसको इस रूप में विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। और दर्शन के जो परम तत्व होते हैं जैसे आत्मा है, ईश्वर है, उस रूप में इसको धर्म के साथ में भी जोड़ सकते हैं। धर्म की है जो तार्किक व्याख्या भी दर्शन में की जाती है। क्या आस्था को तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? सर उसका तार्किक आधार पर सिद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन तर्क दे सकते हैं सर। फिर आस्था और तर्क दोनों अलग अलग हो गए। जी सर। सर एग्जैक्ट मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। यही है कि आस्था बिना, मतलब आस्था किसी तर्क का मोहताज नहीं होती है। आस्था अपने आप में एक आंतरिक भावना है जो सिर्फ आस्था पे, मतलब विश्वास पे आधारित होती है। तर्क है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, उस पर तर्कवाद किया जा सकता है। और जब तर्क प्रायोगिक प्रायोगिक आधार पर सिद्ध हो जाए तो वो विज्ञान बन जाता है। जब वो बार बार उसको प्रायोगिक आधार पर सिद्ध किया जा सके तो वो विज्ञान हो जाता है। थैंक यू सर। चलो ये बताइए कि सांख्य दर्शन तो आपने पढ़ा ही होगा। सर पढ़ा है। तो सांख्य अपने दो प्रत्यय पुरुष और प्रकृति का तार्किक संबंध स्थापित कर पाता है? सर मैंने इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा है इसको, बस इतना पता था कि इसके दो मुख्य तत्व इन्होंने माने थे, पुरुष और प्रकृति को। तो योग दर्शन तो पढ़ा होगा। जी सर। योग और समाधि में क्या अंतर है? योग में सर जो अवस्थाएं होती हैं उसमें सबसे अंतिम जो अवस्था है वो समाधि है। तो योग एक व्यापक है और समाधि उसका एक भाग है सर। समाधि, उसको मतलब अंतिम अवस्था क्यों माना जाता है योग की? सर सर समाधि में जो योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन से माना गया है, तो समाधि के रूप में उसको है जो आत्मा और परमात्मा का लास्ट अवस्था में उनका मिलन हो जाता है, इसलिए समाधि को सर अंतिम अवस्था के रूप में माना गया है। तो गांधी जी का दर्शन भी पढ़ा होगा आपने। जी सर। गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। जी सर। क्या अर्थ है सर इसका? सर गांधी जी ने सत्य ही ईश्वर को माना है। उनके अनुसार ईश्वर है या नहीं है ये सत्य नहीं है, लेकिन सत्य है वह ईश्वर है, इसलिए उन्होंने सत्य ही ईश्वर कहा था सर। मतलब गांधी जी ईश्वर को माने या नहीं माने, लेकिन सत्य को जरूर मानते हैं। उनके अनुसार यानी ईश्वर को आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, लेकिन सत्य को उन्होंने कहा सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि सत्य सही है और सत्य सभी लोगों को मानना चाहिए। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरे पास साफ आवाज आ रही है। सर आ रही है, प्रकाश जी आवाज आ रही सर है। मेरे को भी आवाज आ रही है आपकी। प्रकाश जी आपका नेट गांधी प्रॉब्लम जी हो सकता है। गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि सत्य सभी को मानना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नास्तिक है और सत्य को नहीं माने, तो उन्होंने ये कह दिया कि ईश्वर ही सत्य है। जो ईश्वर को मानेगा वो सत्य को मानेगा। नास्तिक है तो उन्होंने कह दिया कि जो सत्य है वो ईश्वर है। मतलब नास्तिक और आस्तिक दोनों ही सत्य को मानेंगे। जी सर। थैंक यू सर। सही बात है ये? सर ये सही हो सकता है सर, मुझे इसका एक ही पक्ष पता था।
ठीक है, आपका हिस्ट्री भी सब्जेक्ट रहा है ना? जी सर। एक बुक आई थी, शायद आपको ध्यान है तो, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी है? ये भी सर बुक का नाम है? हाँ, बुक का नाम भी है, एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है एक। सॉरी सर, नहीं पता। ठीक है, इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है क्या? सर इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए सर, क्योंकि जैसे इतिहास को शुरुआत में साम्राज्यवादी लेखकों के द्वारा लिखा गया था, तब उन्होंने अपने हिसाब से जो पक्ष रखा था। उसके बाद फिर जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार आए थे, उन्होंने अपने हिसाब से उनका पक्ष रखा था। उसके बाद भी कुछ कमियां रह गई तो सबाल्टर्न थ्योरीज आई थी, जिन्होंने जो बेसिक एक आम आदमी की बारे में भी है जो इतिहास लिखा था। इस तरह से सर अगर देखा जाए इतिहास में उनका पुनर्लेखन होता है तो कई विभिन्न पक्ष है जो उभर कर सामने आते हैं। तो सर इनका पुनर्लेखन होता रहना चाहिए सर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। जी इसके सर। साथ में इसके साथ में एक और धारा का नाम आता था, धारा 35A। जी सर। क्या है वो? सर जो 35A था, मुख्य ये था कि जो जम्मू कश्मीर के व्यक्ति ही वहाँ की जमीन को खरीद सकते थे। धारा 35A में ये था। जी सर। ये धारा 370 का ही अंग था या कुछ अलग थी? सर इसका मुझे एग्जैक्ट अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर। ये कार्यपालिका के आदेश के द्वारा 35A को है जो लागू किया गया था, इतना पता है सर। राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में धारा 35 से जोड़ दी गई थी। जी सर। धारा 370 को हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर पर क्या फर्क पड़ा? क्या वहाँ के लोगों को कुछ अलग से एडवांटेज मिले हैं? सर इसके द्वारा ये था कि जो जम्मू कश्मीर है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया। तो एक सीधा है जो सरकार का नियंत्रण, और ये जो फंड है वो भी ज़्यादा जो दिया गया विकास के लिए। तो अगर वो उस हिसाब से लागू होता है, और वहाँ जैसे पंचायतों के इलेक्शन वगैरह भी करवाए गए हैं, तो उनसे एक जो बेसिक लोकतंत्र है उनकी स्थापना होगी, और सर शांति स्थापित होगी। ये सब प्रभाव जो अभी एकदम से सर इनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्या प्रभाव सामने आएंगे, पर सर धीरे धीरे है जो वहाँ शांति तो स्थापित हो रही है। नहीं, हम तो ये आज़ादी के टाइम से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र है और हमारा लोकतंत्र वहाँ बड़ा सफल है। लोकतांत्रिक तरीके से हमारी सरकारें चुनी गई है, आज तक हम तो यही कहते आ रहे हैं। फिर इस धारा 370 के हटाने के बाद लोकतंत्र कैसे आएगा? सर जो 370 धारा 370 थी वह जो अस्थायी प्रावधान था, तो और उसमें जो जम्मू कश्मीर के लिए सेपरेट कानून जो बनाए गए थे, जैसे भारत के नागरिकों को वहाँ है जो जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो ये अस्थायी प्रावधान था, इसलिए इसको अबॉलिश कर दिया गया। तो सर इसके परिणाम, अगर वहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता है, वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता है, इस रूप में देखा जाए पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, तो सर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। इसका जम्मू कश्मीर की महिलाओं के अधिकारों पर क्या फर्क पड़ेगा? सर महिलाओं को भी, जैसे वहाँ ये था कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला भारत के नागरिक से शादी करती है तो उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, और अगर पाकिस्तान के किसी नागरिक से शादी करती है तो उनको पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाती थी। अब सर उनको भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उनके राज्य के नागरिक होने की बाध्यता, जो नागरिकता थी वो समाप्त हो रही थी, वो अब नहीं होगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की अलग से नागरिकता का प्रावधान ही समाप्त हो गया है। तो सभी पूरे भारत में एक ही नागरिकता रहेगी। जी सर। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ग्लोबलाइजेशन आपने सुना होगा। जी सर। इसमें अभी कोरोना के बाद में एक नया कॉन्सेप्ट उभरा है, डीकपलिंग थ्योरी। सर आपको मैं सुन नहीं पाई हूँ, एक बार आप रिपीट करेंगे प्लीज? डी डीकपलिंग थ्योरी, कोरोना में एक नया कॉन्सेप्ट आया है जी। ग्लोबलाइजेशन में, डीकपलिंग थ्योरी। जी सर। क्या है, कुछ सर बता पाएंगे? मैं सॉरी सर, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है सर। डी ग्लोबलाइजेशन।
डीग्लोबलाइजेशन सर, जिसमें है जो वैश्वीकरण के विपरीत एक अवधारणा है और एक राष्ट्र के हित को ही देखा जाता है, जिसमें राष्ट्रीयता को है जो ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय वैश्वीकरण के। कोरोना से डीग्लोबलाइजेशन बढ़ा है क्या? सर कोरोना से जैसे वैक्सीन की शुरुआत में बात की गई थी और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन वहाँ गैप कम्युनिकेशन कम हो गया आपस में देशों का है जो व्यापार वाणिज्य भी काफ़ी रुक गया था। तो एक भावना एक मतलब देश की जो शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगा था कि हो सकता है राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिले, लेकिन सर वैश्वीकरण का इस दौर में इस स्थिति में आ गए हैं कि वैश्वीकरण के विपरीत जाना मुश्किल है सर इस युग में। ऐसा कहा जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ का महत्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है या अवसान हो गया है और अब डीग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया है। ग्लोबलाइजेशन इतिहास की चीज हो गई है। सर वैश्वीकरण तो बढ़ ही रहा है सर, कम तो नहीं कह सकते हैं सर। इतना जैसे आईटी अच्छा, का पूरा यूज हो रहा है सभी देशों में, जो जुड़ाव है, तो उस वजह से वैश्वीकरण बढ़ेगा सर। नहीं, ग्लोबलाइजेशन में मनी, मैन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इन सब का एक प्री जो मूवमेंट था वो मूवमेंट कुछ कम हुआ है। सर वो एक सीमा तक कम हुआ है, लेकिन ये महामारी के बाद में वापस बढ़ने की संभावना भी सर उतनी ही है। जैसे नए जैसे क्वाड जैसे आप समूह भी बन के साथ। जी सर। क्या कोई देश वर्तमान संदर्भ में वास्तविक रूप में संप्रभु है? जी सर। आप ये मानते हैं कि कोई भी देश सभी तरह के निर्णय है वो अपने स्तर पर अपने हिसाब से ले सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहता है? जी सर, वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में किसी भी तरह के निर्णय लेने के स्वतंत्र होते हैं। नहीं, जैसे भारत की बात करें तो भारत डब्ल्यूटीओ के नियम, डब्ल्यूएचओ के नियम, यूनेस्को के नियम या अपने यूएनएससी के नियम है जो इनको लागू करने के लिए अपने आप बाध्य है, तो उसकी संप्रभुता कहीं ना कहीं तो प्रभावित हो रही है। सर ये एक वैश्विक व्यवस्था है और भारत इन वैश्विक व्यवस्थाओं का सम्मान भी करता है सर। भारत ने जो भी वैश्विक मंचों पे अपना प्रतिनिधित्व किया है तो हमेशा ही वैश्विक नियमों का सम्मान किया है, लेकिन इससे भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है सर। मतलब भारत की संप्रभुता अन्य देशों के साथ मिलकर समन्वय बना के चलने में। जी सर। नाइस सर। आप ये बताएं कि आप कोऑपरेटिव सर्विस के अधिकारी हैं, जी सर। तो इस विभाग की क्या उपयोगिता है शासन प्रशासन में? सर ये विभाग है जो ग्रास रूट लेवल पर ग्रामीण स्तर पर है जो वित्त का समावेशन करता है। ग्रामीण और कमजोर वर्ग जो किसान है उनको साख की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा उपभोक्ता जो सहकारिता है उसके माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर जो कीमती वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है, उचित क्वालिटी वाली। और इसके अलावा जो किसानों को जो कृषि आदान है सर, जैसे रासायनिक उर्वरक है और बीज है, ये सब प्रदान किए जाते हैं। और वर्तमान में जो डेयरी है इसके माध्यम से जो पशुपालक है और कृषि जो सहायक गतिविधियां उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और महिला सशक्तिकरण को भी है जो सहकारिता विभाग से बढ़ावा मिल रहा है। इस रूप में देखा जाए तो सर जो वैश्वीकरण का इस दौर है इसमें सहकारिता में सहयोग के माध्यम से जो आर्थिक उन्नयन की अवधारणा है वो इस विभाग को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। नहीं, ये काम तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कर सकता है सारे। सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसके साथ कोऑर्डिनेशन होके और अच्छा कर सकता है, लेकिन जो सहकारिता में जो एक साख का पूरा एक बैंक का एक ढांचा है जैसे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो वो सब सर अलग से रखें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है उनके लिए वित्त, और उस पर अलग से फोकस करना जरूरी होता है सर। और जैसे महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसमें भी राजीविका के माध्यम से जो फंड उनको अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है सर। नहीं, वित्त के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बैंकों की शाखाएं भी खोल दी है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी आ गए हैं। तो अब इनकी क्या जरूरत है कि आप गवर्नमेंट का एक इतना बड़ा महकमा खड़ा कर दें जो सरकार के लिए एक सफेद हाथी साबित हो रहा हो?
सर वो बैंक है, लेकिन वो लाभ के लिए एक कार्य करते हैं। उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं इनको इनकी जो दरें होती है वो भी कम होती है। और एक जो किसान होता है वो स्वयं, या कोई कमजोर वर्ग का या वंचित वर्ग का व्यक्ति है तो वो स्वयं अपने आर्थिक उन्नयन के लिए किसी भी समूह के रूप में जुड़ सकता है, एक समूह बना सकता है। आपस में भी आपस में भी है जो वो एक दूसरे को लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो सर दूसरे बैंकों में तो नहीं होता है, जैसे अच्छा, वाणिज्यिक ऐसी बैंक कोई है। ऐसी कोई दो योजनाएं बताएं आपके सहकारिता विभाग की जो महिलाओं के लिए अच्छी हो। सर एक तो महिला मिनी बैंक स्थापित किए जाते हैं, जिसमें अपनी बचत घर योजना जो महिलाएं अपनी छोटी छोटी जो बचतें होती है उनको वहाँ समाहित करती है। और दूसरी महिला विकास ऋण योजना है, जिसमें 50,000 तक का उनको ऋण दिया जाता है, और बिना जो किसी गिरवी के 2 गारंटरों के माध्यम से, ताकि वो अपना कोई रोजगार कर सके छोटा मोटा। अच्छा, इसमें सहकारिता विभाग में बहुत सारे अभी मतलब गबन हो रहे हैं, जैसे क्रेडिट सोसाइटीज के बहुत सारे गबन हुए हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि सहकारिता विभाग कुछ घोटालेबाजों का अड्डा हो गया है? सर ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे क्रेडिट जो गबन हुए हैं क्रेडिट सोसाइटीज के, तो सर वो एकदम सहकारिता विभाग की मॉनिटरिंग में नहीं रहती है सर। जो क्रेडिट सोसाइटीज होती है उनका रजिस्ट्रेशन सहकारिता विभाग में होता है। उसके बाद में उनके जो भी विज्ञापन वो देती है, या फिर उनका जो इन्वेस्टमेंट रहता है, उनके क्या बायलॉज होते हैं, वो सब सर सहकारिता विभाग के अंडर में नहीं आते हैं। इस वजह से यूँ नहीं कह सकते कि सहकारिता विभाग के अंडर में होते हुए ये जो सिस्टम है या क्रेडिट सोसाइटी में इतने गबन हुए हैं। और कुछ एक जो घटनाएं सर होती है तो उनका है जो सख्त मॉनिटरिंग करनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए सर। आपने कोई सहकारिता में रहते हुए ऐसा काम किया जिसका उल्लेख करना चाहेंगे यहाँ पे? सर मैंने जो ऑडिट अपलोडेशन रिपोर्ट अपलोड होती है, उसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था थी हमारे पास, लेकिन मैंने उसको है जो प्रायोरिटी में लेके और मेरे जिले में मतलब सारी ऑडिट है जो उनको ऑनलाइन सबमिट करवा दिया, ताकि जो भी व्यक्ति ऑडिट रिपोर्ट को देखना चाहे तो उनको आरटी लगाने की जरूरत नहीं पड़े और वहीं से वो देखे और उनको चाहे तो पीडीएफ ले सके। ठीक है। अतुल जी। हाँ नहीं, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। वैसे इंटरव्यू आपका बहुत लंबा हो गया, मैं संक्षेप में कुछ बातें आपसे जानना चाहूँगा। जी सर। आपने ग्रेजुएशन किस वर्ष किया? सर मैंने 2012 में किया। 12 में, 9 से जी 12। और बीएसटीसी? बीएसटीसी 9 से 11। अच्छा, दोनों एक साथ कर सकते हैं? सर बीएसटीसी मैंने रेगुलर किया था और ग्रेजुएशन है जो प्राइवेट किया था, तो तो इसमें रेगुलर कर और सकते। प्राइवेट दोनों डिग्री एक साथ ले सकते हैं? जी सर। अच्छा, चलिए ठीक है। आपकी हॉबीज है कबड्डी खेलना। जी सर। तो जैसे कबड्डी में, जैसे क्रिकेट में आईपीएल है, वैसे कबड्डी की भी कोई लीग चलती है क्या? किस नाम से? सर प्रो कबड्डी लीग चलती है। अच्छा, उसमें कितनी राजस्थान की भी टीम है, किस नाम से? सर राजस्थान की है वो, पिंक पैंथर्स के नाम से है सर। पिंक पैंथर्स के नाम से। कौन उनके ऑनर, कौन है कप्तान, कौन है? कोई कुछ एक प्रसिद्ध सर खिलाड़ियों वो, के नाम से? जी सर, सर वो श्री अभिषेक बच्चन है उनके ऑनर है, और उनके कप्तान है वर्तमान में वो दीपक निवास हुड्डा है सर। और प्रमुख खिलाड़ियों में जैसे श्री सचिन तंवर है, और इसके अलावा राजू लाल है। अच्छा, जो कबड्डी के जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं, उससे इसको लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ नियमों में कोई बदलाव किया गया क्या इसमें? सर जो क्योंकि पहले मिट्टी पे खेला जाता ऑफिशियल था। प्लेटफॉर्म में। हम्म। जी सर। सर पहले मिट्टी पे खेलते थे इस खेल को, अब जैसे प्रो कबड्डी लीग आने के बाद में है जो इसको मैट पे हो गया है। और इसके अलावा कुछ रूल्स में भी सर चेंज किया है, पर एग्जैक्ट सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सुपर टैकल क्या होता है? सुपर टैकल? जी सर। सर अगर 3 से कम डिफेंडर हो और वो रेडर को टैकल कर ले और तो वो सुपर टैकल में माना जाएगा। क्या इसमें कुछ बोनस मिलता है? जी सर। अच्छा, और डू और डाई?
सर डू और डाई, जिसमें अगर 2 रेड खाली चली जाती है तो फिर तीसरी रेडर को वो उसमें पॉइंट लेके आना होता है, अदरवाइज वो रेडर आउट माना जाता है। अच्छा, ये दोनों जो है ये उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी ये होते हैं, केवल इसी में अपने प्रो कबड्डी लीग में शामिल किया गया है? सर हाँ, ये इसमें ही है, प्रो कबड्डी लीग में है। हाँ, इसको कमर्शियल रूप देने के लिए ये 2-3 चीजें की गई है ताकि ये ज्यादा आकर्षक और रोचक लगे। ठीक है, कुछ स्कीम के बारे में, जैसे आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हैं, कोरोना के दौरान आपके विभाग की क्या भूमिका रही? जहाँ पर आप पोस्टेड थी तो कोरोना में आपका क्या योगदान रहा, आपके विभाग का क्या योगदान रहा कोरोना से बचने के लिए या लोगों को राहत देने के लिए? जी सर। सर कोरोना के दौरान है जो सहकारिता विभाग के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण किया गया था, जो भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे उसमें। और दूसरा सर, उस दौरान जो किसानों की जो समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए जो गौण मंडियां है वो स्थापित की गई, सहकारी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समितियों के स्तर पर। और इसके अलावा सर जो ऑनलाइन है जो मीटिंग्स वगैरह वो भी मॉनिटरिंग हुई थी सर। और सर मैं अभी मुख्यतः इनको याद कर पा रही हूँ सर। अच्छा, तो आप तो माना जाता है महिलाओं में जैसे आरएस का एग्जाम होता है तो 24 में भी आरएस आरपीएस के बाद कोऑपरेटिव एआर को भर्ती है, तो महिलाओं के लिए तो अच्छी पोस्ट मानी जाती है, फिर आप क्यों वापस एग्जाम देकर के कौन सी सर्विस में जाना चाहते हैं? सर अच्छी मानी जाती है, पर बाकी सर्विस भी अच्छी है सर महिलाओं के लिए। कोई एक एआर इसको रजिस्ट्रार छोड़ करके आप मान लो आरपीएस में आपका आता है तो आप ज्वाइन करेंगे या ऐसे करेंगे? सर अगर आरपीएस में होता है तो मैं ज्वाइन करूँगी। मतलब आरएस आरपीएस इन दो में क्या आकर्षण है जो आपको अपनी सेवा में नहीं लग रहा है? सर राजस्थान सहकारिता सेवा भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेवा है जो किसान वर्ग से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर मैं आरपीएस में जाती हूँ तब भी मुझे और ज़्यादा कार्य करने का मौका मिलेगा। और आरएएस बनती हूँ तब सर मेरे कार्य क्षेत्र है वो जो दायरा है वो सभी वर्गों तक बढ़ जाएगा, और जो चुनौतियाँ हैं उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करने का मौका मिलेगा। इसलिए सर मैं इन दोनों में जाना चाहती हूँ। अच्छा, कल राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें नई महिला नीति को मंजूरी दी है, क्या है इसमें कुछ जानकारी है आपको इसकी? सर इसमें महिला नीति बनाने की है जो बात कही थी, जो नई महिला नीति बनेगी उसमें मुख्यतः जो महिलाओं की सुरक्षा है और महिलाओं के विकास है और इनका जो सतत विकास लक्ष्य है 2030 तक प्राप्त करने हैं, उनके अकॉर्डिंग महिला नीति को है जो फोकस करके बनाया जाएगा। चलिए, आप एसडीएम हैं और अभी आज से कैंप शुरू हुए हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको एसडीएम के रूप में कौन कौन से डिपार्टमेंट से सहयोग लेना पड़ेगा और आप किस तरीके से अधिकाधिक रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे? सर इसमें है जो स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग है, और ग्रामीण विभाग है, ग्रामीण विकास जैसे पंचायती राज विभाग है, और सर जो भी ग्रास रूट लेवल पर और भी डिपार्टमेंट जो कार्य करते हैं जैसे ग्राम सेवक है, पटवारी है, तो उन सब का सर इसमें सहयोग लेना उचित रहेगा। नोडल एजेंसी इसमें कौन है इस स्कीम में? सॉरी सर, नहीं पता है। अच्छा, क्या लाभ मिलेगा इसके लिए, किन किन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है? जो सालाना 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा वो इसमें पात्रता कौन कौन रखते हैं? सर ये एक सार्वभौमिक बीमा योजना है जिसमें राजस्थान के समस्त नागरिक इसमें पात्र है, और कुछ जो वर्ग है जैसे जो सामाजिक और जो जनगणना हुई थी वो लोग फ्री में है। इसके अलावा लघु और सीमांत किसान है उनको फ्री में है, और श्रमिक वर्ग है वो फ्री में है। बाकी सबको इसमें है जो प्रीमियम देना पड़ेगा 850 रुपये का वार्षिक। अच्छा, जो एनएफएसए में खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं उनको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? सर वो भी फ्री है सर, एनएफएस। अच्छा, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में। ठीक है, चलिए, स्वामित्व योजना के बारे में जानते हैं? सर स्वामित्व योजना है जिसमें व्यक्ति की उनकी जो प्रॉपर्टी उनको पहचान करके स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। किन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में? सर अभी ये किन ग्रामीण व्यक्तियों क्षेत्र को में कार्ड ही देंगे? है, बाकी अच्छा, इसके बारे में लागू मुझे ज़्यादा जानकारी। अच्छा, 20 साल के बाद। 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 20 साल के बाद।
चलिए ज्यादा ठीक है। जानकारी सर नहीं है मुझे इसके बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, जी सर। उसमें किसी भी पात्र लाभार्थी को कितनी सहायता मिलती है? सर उसमें 1,20,000 की है जो सहायता मिलती है। 1,20,000 या 1,49,000 समथिंग? सर 1,20,000। अच्छा, अगर वो साथ में शौचालय बना दे तो? सर वो इंक्लूड करके है सर, मैं श्योर नहीं हूँ, या 12,000 की अलग से है, तो मुझे देखना पड़ेगा सर थोड़ा। चलिए ठीक है। लास्ट में, क्योंकि हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो 2-3 बातें। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सॉरी सर, नहीं पता है। अच्छा, भारत के आजादी के आंदोलन में योगदान निभाने वाली कोई 3 महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम बताएं। सर श्रीमती सरोजनी नायडू, और श्रीमती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और अच्छा, सरोजिनी नायडू का क्या योगदान रहा? जो दांडी मार्च हुआ था, और इसके अलावा जो धरासना की घटना हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके दौरान भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सर। जैसे भूमिगत रेडियो का संचालन करना, भारत छोड़ो आंदोलन में। रानी गेंडिलियो का नाम सुना आपने? जी सर, रानी गांधी का नाम सुना है। कौन थी ये, क्या योगदान रहा इनका? सर इनका भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रमुख भूमिका रही थी अपने क्षेत्र में, और इसलिए इनको सर नेहरू जी ने उपाधि भी दी थी। अच्छा, क्या उपाधि दी? अभी सर मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ समाचार। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका इंटरव्यू मेरी तरफ से भी समाप्त है, और मेरा रिमार्क यही है, ओवरऑल आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। फ्लो में थोड़ा सा चेंज आ रहा था। जब आप शुरू में सही बता रही थी तो ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, आवाज में भी दम था, और शब्द चयन भी अच्छा था। फिर कृष्णा जी ने कुछ सवाल पूछे और कुछ में थोड़ा सा डगमगाए, तो आवाज भी थोड़ी सी धीमी हुई, शब्द चयन भी थोड़े से कर रहे थे। तो ये स्थिति, तो इंटरव्यू तो आपने दिया हुआ, सिलेक्टेड है, तो आपको पता है कि ऐसी स्थिति आएगी, तो उसी स्थिति में रहना है जैसे शुरू से अंत तक है। नहीं आना, उसमें कोई समस्या है नहीं। और बाकी आप फिलोसफी के भी जो थे उनको अच्छे से बता रहे थे। थोड़ी सी स्कीम्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ढंग से आप, खास करके जैसे जो आजकल में शुरू हो रही है, आपका 5 का इंटरव्यू है, हाँ। तो ये स्वास्थ्य बीमा वाली है चिरंजीवी, तो उसमें नोडल एजेंसी कौन है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू लिखने वाले तैयारी करके आएंगे नहीं, वो इन दिनों के अखबार पढ़ करके पूछते हैं, और 2 ज्यादा चर्चित होगा तो उसके बारे में पूछेंगे। तो इनमें फिर अपन कई बार गड़बड़ करेंगे, तो इतिहास में और दर्शन शास्त्र में तो माफ कर देंगे, लेकिन इन चीजों में फिर माफ नहीं करते। और फिर थोड़ा सा कहीं कहीं बिखर भी जा रहे थे। जैसे मैंने पूछा आप एसडीएम है और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे, आपने ग्रामीण विभाग बोला, फिर ग्रामीण विकास विभाग बोला, फिर अलग से ग्राम सेवक बोल दिया। ये सारे एक ही है। कोशिश करें कि टू द पॉइंट इसके बारे में बात करें। कबड्डी में आपकी अच्छी है, लगभग इसी तरह के सवाल पूछेंगे। कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम वगैरह बोले आप राजस्थान के और बाहर के, उनके और ध्यान में रख लें। और एक बार आप श्योर हो जाना, बीए और बीएसटीसी साथ में कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो फिर आप एक को नहीं बताएं, दोनों। पर सर मैंने टीचिंग के रूप में भी है ना जॉब किया, तो फिर मुझे लगता है 2 डिग्रियां एक साथ नहीं कर सकते। कृष्णा जी को ज्यादा मालूम होगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक को नहीं लिखे, आपने दोनों लिख दी, और सेम ईयर में एक ही व्यक्ति 2 डिग्री हासिल कर रहा है। कृष्णा जी इससे ज्यादा बताएंगे, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा आपने दिया हुआ भी है, और आप इम्प्रूव करें। कृष्णा जी, सर आवाज नहीं आ रही कृष्णा जी सर। आपने अच्छे जवाब दिए, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, लेकिन जैसा अतुल जी ने बताया कि बाद में अचानक ही डर गए। ऐसा नहीं करना है। सर आपने 370 के जो क्वेश्चन पूछे ना, हाँ 370 को आपको थोड़ा और अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और बाकी आईआर आपको अच्छे से देखना ही देखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। बाकी सब ठीक है। आपको आते हुए भी आप घबराहट से नहीं बोल पा रहे थे कि मैंने 2-4 क्वेश्चन गलत बोल दिए,
सभी सवालों के जवाब आना भी जरूरी नहीं है, किसी को भी नहीं आते हैं। आप पोलाइट से मना कर दें और आगे बढ़े, उसको वहीं पे भूल जाए कि मैंने आगे कोई पीछे क्वेश्चन था उसका जवाब नहीं दिया है। जो आपके सामने क्वेश्चन है उसी पे फोकस करें, उसको अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करें। वो चिंता नहीं करें कि मैंने जो पिछला सवाल सही नहीं दिया, उत्तर सही नहीं दिया, मेरा क्या होगा। ये तो आपका आगे का इंटरव्यू खराब हो जाएगा। घबराहट नहीं रखें आप, बाकी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फ्लो अच्छा बनाए रखें, और बाकी कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज आपकी ठीक है और अच्छा है, आप अच्छा करेंगे, उम्मीद है। शुभकामनाएं आपको। जी सर, थैंक यू सर। हाँ सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जी सर। अतुल सर, ठीक आपको है। भी बहुत बहुत थैंक। प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग से है 1,20,000 तो योजना के हैं, 12,000 स्वतः में बनाने के लिए, और 90 दिन के नरेगा में उसको दिन मिलते हैं।